हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। तो बच्चों, हम आपको आपके थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स के अंतर्गत सेकेंड यूनिट पढ़ा रहे थे, अवकल समीकरण, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, जिसका आज यह तीसरा पार्ट है। बच्चों, अब से पहले हमने आपको इस चैप्टर के 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि किसी भी दी गई इक्वेशन से हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उसके क्या स्टेप्स रहते हैं। बच्चों, आज के इस पार्ट में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सामान्य इक्वेशन में कैसे पहुंचना है। मतलब कि अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया था वो हमें ये बताया था कि अगर हमें इस तरीके से इक्वेशंस दी गई हैं और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, यानी कि इस प्रकार की इक्वेशंस बनानी है, तो हम किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इस इक्वेशंस का हम उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं जितने उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो लास्ट बार हम डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन बनाते हैं उस इक्वेशन से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गैप करना रहता है ऊपर वाली इक्वेशंस का यूज करके। इस तरीके से हमने आपको सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। अगर आपने ये सारा कुछ नहीं देखा, नहीं समझा है, तो आप इसके पहले के दोनों पार्ट को जरूर देखें। उसमें आपको बहुत डिटेल से हमने ये बताया है कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। बच्चों, आज के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से हमें अगर ये नॉर्मल इक्वेशन इस तरीके से अगर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दी गई है और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहते हैं। मतलब कि अभी तक हमने आपको बताया था कि यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना रहता है, तो क्या स्टेप्स रहते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स रहते हैं। तो आपने हेडिंग भी डाल ली थी, पार्ट 2 के वीडियो में हेडिंग डलवा दी थी आपको, अवकल समीकरण का हल। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस पार्ट को, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अवकल समीकरण का हल, इंग्लिश में लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लीजिए d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर 0 प्रकार की समीकरण से पुनः y बराबर a cos x प्लस b sin x प्रकार की समीकरणों को प्राप्त करना ही अवकल समीकरण का हल कहलाता है। इसमें बच्चों अब हम चर्चा करेंगे जो आपके मेन चैप्टर का नाम है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। यानी कि हमें जितनी इक्वेशंस दी रहेंगी जिनमें हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, वो सिर्फ dy अपॉन dx के फॉर्म में रहेंगी, यानी कि सिंगल घात की रहेंगी और सिंगल ऑर्डर की भी रहेंगी, सिंगल डिग्री की और सिंगल ऑर्डर की। यानी कि dy अपॉन dx में ही आपको सारी इक्वेशंस दी रहेंगी और आपको इन इक्वेशन से इस तरीके की इक्वेशन तक पहुंचना रहता है। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए प्रथम घात क्रम तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये जो इक्वेशंस है वो किस तरीके से दिखती हैं, किस तरीके से नजर आती है जो प्रथम घात की अवकल समीकरणें होती हैं, तो हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। इस प्रकार की समीकरणों को हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपको ये इस फॉर्म में दिखाई देंगी क्वेश्चंस में। या तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे कि dy अपॉन dx बराबर एफ एक्स कामा वाई। एफ एक्स कामा वाई का मतलब जो आपको इक्वेशन दी रहेगी वो dy अपॉन dx तो होगा ही, उसके बाद में इक्वल के उस साइड में जो फंक्शन होगा वो x या y का होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई करके भी लिखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y करके लिखा होगा। मतलब कि जो फंक्शन होगा वो x कामा वाई के रूप में होगा। एक साइड dy अपॉन dx और दूसरे साइड में फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। यह आपको जो इक्वेशन है इस तरीके से भी लिखी दिखाई देगी, dy अपॉन dx बराबर एफ एक्स कामा वाई अपॉन में f1 एक्स कामा वाई अपॉन में f2 एक्स कामा वाई। कहने का मतलब अंश में भी आपको एक्स और वाई का फंक्शन दिखाई देगा और अपॉन में हर में भी एक्स और वाई का फंक्शन दिखाई देगा। इस तरीके से भी इक्वेशंस अगर आपको दी गई हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें आपको देखने को मिलेगा। या आपको इस तरीके से भी इक्वेशन दी रहेगी कि dx के बगल में एक्स या वाई का फंक्शन है और प्लस dy के बगल में भी x और y का फंक्शन है। ये एफ जी तो हमने सुविधा के अनुसार मान लिया है, एक्स वाई का कोई फंक्शन है dx के बगल में और dy का कोई फंक्शन है, dy के बगल में भी x और y का कोई फंक्शन है और बराबर में 0 लिखा हुआ है। मतलब इस तरीके से इक्वेशंस आपको दी रहती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रथम क्रम तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। लेकिन वहाँ पर आपको d2y अपॉन dx2 करके नहीं दिया रहेगा, क्योंकि अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम क्रम तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों के ऊपर। तो बच्चों, ये जो इक्वेशंस होते हैं इनको हम सॉल्व करने के लिए इनको सुविधा के अनुसार से 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है कि हम इन्हें 4 तरीकों से 4 श्रेणियों में विभक्त करके हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन समीकरणों को हल करने की सुविधा की दृष्टि से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो इट इज इजी टू सॉल्व दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस विच बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। वो निम्न तरीके से हैं। कौन कौन से तरीके रहते हैं, कौन कौन से सुविधानुसार 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले आप वीडियो रोक के यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आपके थर्ड सेमेस्टर की मैथ की शुरुआत एक तरीके से अब यहीं से हो रही है। अब आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। मैट्रिक्स वगैरह जो है आप बचपन से, प्राचीन काल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने 12th में पढ़ा है, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। और तो अब वो तो उससे आप अनजान नहीं थे, वो तो आपके पहले से ही समझ में था, बस उसका एक तरीके से हमने रिवीजन कराया है यहाँ पर। अब आपका थर्ड सेमेस्टर की मैथ का यहाँ से शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। हालांकि इसका कुछ पार्ट जो एनसीईआरटी से या सीबीएसई पैटर्न से बच्चे पढ़ के आए हैं उन्होंने तो इंटर वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन जो यूपी बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी ये टच से बिल्कुल ही दूर रहा है पार्ट सारा कुछ, तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं जिनका यूज करके हमें इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो कौन कौन से वो 4 टाइप्स हैं इसके लिए। तो बच्चों इसमें पहला जो टाइप है उसमें हमने लिखा हुआ है चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण। चर राशियों में पृथक्करणीय, इस तरीके का वर्ड सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अभी हम इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। पहला टाइप है बच्चों चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दूसरा टाइप है बच्चों समघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके बाद है तीसरा टाइप है आपका रैखिक समीकरण, जिसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और बच्चों इसके बाद चौथा टाइप है यथार्थ अवकल समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। बच्चों ये 4 टाइप हैं, इन चारों टाइप्स का यूज करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, पहले तो इनको चारों आप एक पास लिख लीजिए, फिर आप हेडिंग डालिए टाइप 1 चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण। इंग्लिश में आप इसे लिख लीजिए वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं। और हम दोनों में इसकी डेफिनेशन आपको लिखाई दे रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अच्छे समझ में आएंगी, इसकी गारंटी है। बस आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना बना के रखना है, एक एक चीज़ बारीकी से आपके दिमाग में हम सेट करने वाले हैं। बस बहुत मन लगा के और बहुत बारीकी से सारी बातों को आप समझेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। और कॉपी और पेन ले के बैठिए, अगर आप केवल स्क्रीनशॉट के भरोसे चल रहे तो वीडियो बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल मत देखिए। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी आपको बच्चों ये समझ में आएगा। तो हेडिंग डालिए बच्चों आप ये वाली पहले टाइप की, फिर हम आपको बता रहे हैं कि चर राशियों में पृथक्करणीय का मतलब क्या होता है। पहले हेडिंग डालिए। तो बच्चों हेडिंग डालिए टाइप 1 चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण, जिसको बच्चों में इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अच्छा, ये जो बच्चों चर राशियों का मतलब हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है। तो बच्चों चर राशियों का मतलब है जो आपको इक्वेशंस में एक्स और वाई लिखा दिखाई देगा, उसी एक्स वाई को हम कहते हैं चर राशियां। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसको हम कहते हैं चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण को। तो इसमें हमने लिखा हुआ है, आप भी ध्यान से समझेंगे और लिखते हुए चलेंगे। ऐसे अवकल समीकरणों में चर राशियों को पृथक किया जा सकता है। चर राशियों को पृथक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं। मान लो बच्चों आपको जो इक्वेशंस दी गई है, तो बच्चों इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, हमने बताया आपको। इसमें सबसे पहले चर राशियों x कामा y को पृथक करके f1 x dx बराबर f2 y dy या dx अपॉन f1 x बराबर dy अपॉन f2 y के रूप में लिखना रहता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे आपको कोई एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में x और y वाले जो पद लिखे हुए हैं, उन पदों को हम
x वाले पद को dx के पास ला के लिखते हैं और जितने भी y वाले पद हैं उनको हम dy के पास में ले जाके रखते हैं, मतलब उनको हम पृथक कर लेते हैं। यानी कि x वाला जितना डिपार्टमेंट है उसको dx के पास और y वाला जितना डिपार्टमेंट है उसको हम dy के पास रखते हैं। वो हो सकता है कि dx के बगल में आ जाए, आपको मल्टीपल में मिल सकता है, या वो dx के अपॉन में आपको x का फंक्शन या x का पद मिल सकता है। इस बात को भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जब आपको समझाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बिल्कुल भी भागिएगा नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप लिखने का काम कर लीजिए। तो ये लाइन आप लिख लीजिए। इसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, जब इस तरीके से इक्वेशन हमें मिल जाती है तब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद इन्हें समाकलित करते हैं और समाकलित करने के बाद उसमें समाकलन नियतांक जोड़कर हल करते हैं। समाकलन नियतांक जो बच्चों बनेंगे वही आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं, उन्हीं को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको इक्वेशन दी गई है dy/dx के फॉर्म में और आपको इक्वेशन बनानी है इस तरीके से, मतलब हमने आपको जो बताया था अभी, जैसे कि मान लो आपको इक्वेशन मान लो ये दी गई है dy/dx बराबर कुछ भी मान लो दिया गया है, dy/dx बराबर 1 + x + y + xy, इस तरीके से आपको इक्वेशन दी गई और इस इक्वेशन से आपको पहुंचना है इस वाली इक्वेशन तक, y बराबर ax + bx, मतलब इस तरीके से जो इक्वेशन थी। तो अब ये यहाँ से इसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि dy/dx से हम y कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, dy/dx का इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हमें ये y मिलेगा। ये बात आपको बचपन में बताई गई है। अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें dy/dx मिल जाता है और अगर हमें पुनः वहाँ पर पहुँचना है तो हम उसका अगर एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर हमें y मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चों जो हमें dx और dy को गायब करना रहेगा और हमें इक्वेशन बनानी रहेगी y बराबर ax + by + cz, इस तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में। तो हम पृथक करने के बाद में इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी हमें y बराबर ax + by इस तरीके से इक्वेशन प्राप्त होगी। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या लिखना रहेगा आपको, इसके बाद इन्हें समाकलित करते हैं और उसमें समाकलन नियतांक जोड़कर हम हल करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहें, वैसे इसमें कुछ विशेष है नहीं कि आपको हिंदी इंग्लिश वाली कोई विशेष समस्या हो, फिर भी अगर आप नोट्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अगर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की दी गई है तो कैन बी पुट इन द फॉर्म, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, fx dx बराबर fy dy। इट इज सेड टू बी इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसी को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब जो हम इसको डिवाइड करके लिख रहे हैं। और यहीं पे आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं dx/f1x कॉमा करके या और करके dx/f1x बराबर dy/f2y, फिर इट इज सेड टू बी इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई, और इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे, इस तरीके से इक्वेशन बनी जो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहाँ जी लगा लीजिए। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें सॉल्यूशन इसका मिलेगा, हल मिलेगा। वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक तरीके से ये तो है आपका इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट जो सी आप लगाते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन सभी बातों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए, वैसे इंग्लिश में ही आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश भी आपकी, चलो आप बाइलिंगुअल पढ़ो, दोनों मीडियम में पढ़ो, आप चाहो तो हिंदी के नीचे इंग्लिश भी लिख सकते हो, तो समझने में आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों बेस्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन से हमने इसकी शुरुआत की है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों आपको ये इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन से आपको इसका हल प्राप्त करना है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया रहेगा, इक्वेशन दी रहेगी, उसके बाद में लिखा रहेगा अवकल समीकरण को हल करें, अवकल समीकरण को हल करें। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या तरीका रहता है, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि आप इसको चर राशियों में पृथक्करण करेंगे। इसका मतलब जितना y वाला डिपार्टमेंट है, dy वाला डिपार्टमेंट,
तो बच्चों मतलब जितना y वाला डिपार्टमेंट है उसको dy के पास रखेंगे और जितना x वाला डिपार्टमेंट है उसको dx के पास रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का मतलब मेन उद्देश्य रहता है, प्राथमिकता रहती है कि हमें dy और dx को गायब करना है। जो पहले आप उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें आपकी प्राथमिकता रहती थी जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उनको गायब करना रहता है, गायब करना पड़ता है। और जब हमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए कहा जाता है तो हमारा मेन एम बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है, प्राथमिकता हो जाती है उससे डी वाई और डी एक्स को गायब करना। इसके लिए पहला टाइप ने आपको बताया है चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण। इसमें क्या करना रहता है, वाई वाला जितना डिपार्टमेंट है, वाई वाले जितने डिपार्टमेंट का मतलब वाई वाले जितने पद लिखे हुए हैं उनको हम डी वाई के पास लिखते हैं और एक्स वाले जितने पद हैं उनको हम डी एक्स के पास लिखते हैं। बस कम शब्दों में आप इतना ही समझिए। तो अब इसमें हमें x वाले पद कौन कौन से, e की पावर x और x स्क्वायर है, इसको हमें dx के पास ले जाना है और e की पावर y जो है वो हमें dy के पास ले जाना है। तो वो देखिए आप ध्यान से कि e की पावर y जो है वो पहले से ही dy के पास में, अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये वाला जो सिस्टम है पूरा x वाला वो dx के पास पहुंच जाएगा। तो यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई वाई और डी वाई बराबर में ई की पावर एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर और बच्चों ये डी एक्स। देखिए आपका चर राशियों में पृथक करना यही कहलाता है, वेरिएबल सेपरेबल। जब ये बच्चों इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब किस फॉर्म में, इस तरीके से जैसे कि एफ वन एक्स डी एक्स बराबर एफ टू वाई डी वाई। ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी, बात वही, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बराबर गुस्सा ही लिख दो। जब इस तरीके से फॉर्म में मिल जाता है तब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिख दीजिए दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करेंगे बच्चों, यहाँ डी वाई है यानी कि इसका हम करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में समाकलन, यहाँ एक्स है तो इसका समाकलन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों ई की पावर वाई डी वाई यानी कि इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई और बराबर में इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बच्चों ये डी एक्स। तो जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे, अब ई की पावर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या आएगा बताइए बच्चों, ई की पावर वाई आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का चाहे आप इंटीग्रेशन करें और चाहे डिफरेंशिएशन करें वो सेम रहता है। तो ई की पावर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, ई की पावर वाई। इसी तरीके से इधर ई की पावर एक्स का हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ई की पावर एक्स ही। और बच्चों एक्स स्क्वायर का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तब ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3। कैसे, जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ये बातें आपको बचपन में बताई गई थी। और बच्चों इंटीग्रेशन जो है ई की पावर एक्स का वो होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, बार बार हम आपको ये नहीं बताएंगे, आप एक बार इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है 12th स्टैंडर्ड की बुक या सेकेंड सेमेस्टर की नोट्स जो हमने आपको पढ़ाया है उसको उठा के देख लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन आपको नॉर्मल सा आना चाहिए, कोई इतना टफ नहीं, बस नॉर्मल सा पहली एक्सरसाइज भर का इंटीग्रेशन आपको वहाँ पे आना चाहिए। तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों तब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। बस यही आपका आंसर है। कितना आसान। फिर से एक बार रिपीट करे दे रहे कि हमें क्या करना रहता है। जो बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आपको उनका सॉल्यूशन प्राप्त करने की आपसे बात कही जाए तब आपका मेन उद्देश्य हो जाता है कि उस इक्वेशन से हमें डी वाई और डी एक्स को गायब करना है। अब गायब हम कैसे कर सकते हैं, गायब करने के लिए हमें भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन किस तरीके से करने का तरीका रहता है, इसके लिए डी वाई जितने भी उसमें पद रहते हैं वाई वाले उनको हम डी वाई के पास ले जाके रख देते हैं और जितने एक्स वाले पद रहते हैं उनको हम डी एक्स के पास ले जाके रख देते हैं। और फिर जब इस तरीके से ये फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब उसका बच्चों हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन नॉर्मल से रहता है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद में उसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को जोड़ेंगे, जिसे आप या तो कह सकते हैं कि ये समाकलन नियतांक है या फिर आप उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नाम भी
दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमने आपको जो बताया था ए बी सी वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ करते थे, जिनको हम स्वच्छ नियतांक कहते थे। उसी तरीके से आप इसको स्वच्छ नियतांक का भी नाम दे सकते हैं। या फिर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ सी समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं, इससे थोड़ा सा हटके है। 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, बढ़िया पकड़ हो जाएगी आपके टाइप 1 पे। बने रहिएगा बच्चों वीडियो के लास्ट तक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, इसे आपको हल करना है। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों 2010 और 2013 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया है कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो जब हमें इन्हें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड से सॉल्व करना रहता है, तब हम dy के पास y वाले सारे पदों को ले जाके शिफ्ट कर देते हैं, dx के पास में x वाले पदों को ले जाके शिफ्ट कर देते हैं। प्राथमिकता हमारी यही रहती है। तो बच्चों इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए e की पावर x है और e की पावर मतलब x माइनस वाई लिखा हुआ है। अब x माइनस वाई, अब इसको हमें अलग अलग करना रहेगा। जब अलग अलग करेंगे तभी तो हम इसको इस तरीके से शिफ्ट कर पाएंगे कि dy वाला y के पास चला जाए, x वाला। अगर हम इसको उठा के इसके आसपास कहीं लेके जाते हैं तो y भी साथ में चला आएगा, x भी साथ में चला आएगा, दोनों चले आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक करके लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x और गुणा में e की पावर माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस इसको हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि अगर आधार इक्वल हो, आधार समान हो, तो घातें जो हैं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार देखिए सेम है, ई सेम है, तो ऊपर घातें हैं एक्स और वाई आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने का मतलब एक्स और प्लस में और ब्रैकेट माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई, यानी कि ऊपर वाली बात ही लिखी हुई है, कुछ नया तो हुआ नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों इसमें हम देखिए ई की पावर माइनस वाई जो है वो दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, ई की पावर एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं है। अब इसके आगे देखिए आसानी से इसको अब हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब बच्चों इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो बताइए क्या होगा। डी वाई अपॉन में ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये ई की पावर माइनस वाई, इसको हम y के पास भेजे दे रहे हैं और x वाले पद को x dx के पास भेजे दे रहे हैं। तो इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x और प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मतलब, ये जो e की पावर माइनस वाई है, इसको हम y के पास भेज दे रहे, तो उधर से जब ये इधर आएगा तो नीचे अपॉन में चला आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये इधर गुणे में हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए e की पावर माइनस वाई को आप लिख सकते हैं e की पावर वाई, मतलब हर से अगर हम इसको अंश में भेजेंगे तो जो माइनस वाई है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये e की पावर वाई डी वाई और बराबर e की पावर x और प्लस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अभी देखिए बच्चों चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, f1 x डी एक्स बराबर f2 y डी वाई में। जब इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, बस सिंपल सा इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। बस क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर या दोनों तरफ समाकलन करने पर। अच्छा, इधर जब इंटीग्रेशन का हम साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y डी वाई, और जब इधर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो e की पावर x एक्स स्क्वायर और ये बच्चों डी एक्स। ये हमें लग रहा है पहले ही वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो e की पावर y का जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर y, और यहाँ इधर करेंगे x e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में तो ये e की पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
ये देखिए बच्चों, इस इक्वेशन से अब पूरी तरीके से dx और dy गायब हो चुका है। यही हमारी प्राथमिकता रहती है। यही बच्चों इसका हल है, सॉल्यूशन है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम आपको फिर से कम टाइम में ही इसको एक बार फिर से समझाए दे रहे हैं कि कैसे हमने क्या किया हुआ है। बस 10 सेकेंड लगेंगे। ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है अवकल समीकरण, इसको आपको हल करना है। हमें क्या करना रहता है, प्राथमिकता हमारी रहती है कि हमें इस क्वेश्चन से dy और dx को गायब करना है। इसके लिए हमने आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड बताया हुआ है। इसके लिए dy के पास में सारे y वाले पद को हम लिखते हैं, dx के पास में सारे x वाले पदों को लिखते हैं। बताइए, देखिए dy अपॉन dx है, तो अभी इसको हम इधर उधर तो कन्वर्ट कर नहीं सकते भाई। इसको अगर हम इसके पास भेजेंगे तो y भी चला आ रहा साथ में। तो अलग करने के लिए हमने देखा कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो e की पावर x और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस वाई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई एज इट इज है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, e की पावर माइनस वाई जो है कॉमन मिल रहा है, इसमें हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा e की पावर x और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में हमने क्या किया है, e की पावर माइनस वाई को y के पास भेज दिया है और dx को ये वाले x के पदों के पास हमने भेज दिया। यहाँ पर जब भेजा तो e की पावर एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। और ये देखिए, हर में लिखा हुआ था e की पावर माइनस वाई, इसको जब हम अंश में लेके जाएंगे तब ये प्लस में हो जाएगा e की पावर वाई और बच्चों डी वाई। और ये एच टी, इसके बाद हमने सिंपल सा इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिल गई। आशा करते हैं बच्चों आपको अब ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। टाइप 1 एक क्वेश्चन हम आपको और कराने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको आगे कराने जा रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों जो है 2004 और 2005 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, बस यही मेथड अभी लगा रहे हैं हम, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई के पास में सारे वाई वाले पदों को लिखेंगे और डी एक्स के पास में सारे एक्स वाले पदों को लिखेंगे। अच्छा, हमने आपको वहाँ पे अभी जब लिखाया था वहाँ पे हमने आपको बताया था कि या तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी एक्स अपॉन एफ वन एक्स और बराबर डी वाई अपॉन एफ टू वाई, या एफ वन एक्स डी एक्स बराबर एफ टू वाई डी वाई। मतलब इन दोनों में से किसी भी रूप में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, सुविधा अनुसार जिस तरीके से ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में और बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसको हमें अगर डी वाई के पास में वाई वाले पदों को लिखना हो और एक्स वाले डी एक्स के पास में एक्स वाले पदों को लिखना हो, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बच्चों डी वाई अपॉन में इसको इक्वल से इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में इस डी एक्स को हम यहाँ पर भेजेंगे। समझ में नहीं आ रहा बच्चों, हम एक स्टेप छोड़ के किए हैं। चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं। यहाँ पर बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई और बराबर इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, अभी आप देखिए ध्यान से, ये अटपटा उल्टा सा लिखा हुआ, मतलब जो x वाले पद हैं उनको dx के पास होना चाहिए और जो y वाले पद है उसको dy के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। x वाला y के साथ dy के साथ में और y वाला dx के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, dy के नीचे इसको उठा के ले आएंगे, यानी कि dy अपॉन में इधर आएगा तो अपॉन में चला आएगा, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर dx को यहीं रखेंगे और इस वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर लेके चले आएंगे। ये होल स्क्वायर नहीं है, ऐसे। अच्छा बच्चों देखिए, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे तो डी वाई के साथ में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और डी एक्स के साथ में 1 प्लस वाई स्क्वायर वही लिखा हुआ है। अच्छा, हमारा काम तो बन गया। ये देखिए इस तरीके से सेपरेट हो गया। जब इस तरीके से या इस तरीके से सेपरेट हो जाए तो बस हमें क्या करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन ना। बिल्कुल सही बोले आप, हमें इंटीग्रेशन करना है इसके बाद में। तो यहाँ पर लिखिए, दोनों पक्षों को समाकलित करने पर समाकलित करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में
1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको देखने में, 1 अपॉन में d1 प्लस वाई स्क्वायर dy यहाँ लिख दीजिए, बराबर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx यहाँ पर। अच्छा बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 प्लस, बहुत ज़्यादा लंबा साइन बन गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन बताइए बच्चों, ये होता है tan इनवर्स एक्स। बताया था हमने आपको इसी तरीके से 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई। ठीक है, चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स वाई बराबर में, इसका करेंगे तो बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस में c। आप चाहें तो यहाँ तक ही इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें और सॉल्व करना चाहें तो इसको आप बच्चों लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर में c। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए, ये फार्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स a tan इनवर्स b वाला, क्या होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है बच्चों tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई और बराबर में c है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इस tan इनवर्स को लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई बराबर में, इसको बच्चों लिख सकते हैं आप tan इनवर्स c। एक तरीके से तो ये कांस्टेंट है, आप इस tan इनवर्स c को अपनी तरफ से चाहें तो अल्फा भी मान सकते हैं, या k मान सकते हैं, या a मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया कि कैपिटल A है बराबर कैपिटल A, जहाँ tan इनवर्स c बराबर a, क्योंकि भाई कांस्टेंट है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट को थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए इस तरीके से मान लिया। आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ तक आंसर दे सकते हैं, और आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स और बराबर में ये, और a मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। यही बच्चों आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जिन्हें सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आप इसका सॉल्यूशन जो है हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं 8953133510। ठीक है बच्चों, नंबर आप अगर किसी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं तो आप नंबर जो है दीपक सर के नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और साथ में उनके हम आंसर्स भी लिख के देंगे आपको, ताकि आपको मैच करने में आसानी रहे। बने रहिएगा बच्चों लास्ट तक। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हैं जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जिनके आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है पहला, अवकल समीकरण को हल करें। ये दोनों अवकल समीकरण है जिनको आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इसे आपको सॉल्व करना है। हिंट्स हम आपको दिए दे रहे हैं कि इसमें आपको कुछ कॉमन लेना है और फैक्टर करने के बाद इक्वेशन बनानी है। हिंट्स है आपके लिए। इसका आंसर है बच्चों, आंसर log 1 प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में c। सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर में 0। इसका आंसर है बच्चों x माइनस वाई प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस इक्वल में c। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद फटाफट इसके आंसर जो है हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना है। और बच्चों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ इम्प्रूव अगर हमें करना है कि कुछ चेंज करना है कि सर ऐसे ही ऐसे पढ़ाइए, आप अपने विचार भी रख सकते हैं। तो जितना पॉसिबल होगा हम उसमें इम्प्रूव भी करेंगे। और अगर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में बच्चों बस यहीं तक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।